आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में देखो, इंडियन पॉलिटी में हमने जो शुरुआत करा था, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था में इसमें हमने किस तरह से सबसे पहला हमने देखा था कि यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम, कि किस तरह से कंपनियां भारत में आई थी, कौन कौन सी कंपनी का भारत में कब आगमन हुआ। वहां से आप लोगों को क्रोनोलॉजी पूछता है कि पहले कौन सी कंपनी आई, कौन बाद में आई। इसके बाद किस देश की कंपनी की स्थापना कब हुआ था, जैसे पुर्तगाल की है, उस कंपनी की स्थापना कब हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, फ्रेंच कंपनी की स्थापना कब हुआ, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है। उसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कई सारे पॉइंट्स हमने देखे कि कौन कौन से एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लाया गया था और कौन कौन से एक्ट क्राउन के तहत लाए गए थे, ये बांटा था। इसके बाद उसके बीच में कई सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखे थे पहला क्लास में। तब वो हमारा क्लास फर्स्ट था। क्लास फर्स्ट में एक बैकग्राउंड हमने क्रिएट करा था। जो क्लास सेकेंड हमने अभी किया है उसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरह से जब कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है तो कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए कुछ चार्टर्ड एक्ट लाया गया था। तो सबसे पहले इसमें हमने 1773 का चार्टर एक्ट पढ़ा था। सबसे पहला चार्टर एक्ट कब लाया गया था? 1773। 1773 का वो रेगुलेटिंग एक्ट है, तो जो मैं बोल दूंगा वही होगा। नहीं सर, चार्टर एक होता है। इसीलिए मैंने बोला, राजनंदिनी हंसती है, गलती पे भी मैं थैंक यू बोलता हूँ, लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, पिट्स इंडिया एक्ट था 1886। चार्टर एक्ट आया था 1793 में, और लास्ट चार्टर एक्ट आपका 1853 का था। ठीक है, उसके बाद 1858 से भारत का शासन अधिनियम आएगा, याद रहेगा सर। तो इसको एक है कि मतलब कहा गया, क्या? बताइए, दोबारा इसको बोलिए। चार्टर एक्ट ही क्यों कहा गया? इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया है। चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट, याद रखिए, रेगुलेटिंग। मैंने क्या लिखा था, हम लोगों ने क्या लिखा था? रेगुलेटिंग एक्ट लिखा था या चार्टर एक्ट लिखा था जब पढ़े थे? हाँ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, समझ में आया? उसके बाद हमने एक पढ़ा था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और ये कब लाया गया था? 1781। ये बताया कि केवल एक संशोधन अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट का। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट का एक संशोधन नियम था। इसके बाद हमारा आया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ये कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट 84 में, 84। 1784। हाँ ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण था। हमने पिट्स इंडिया एक्ट के सारे प्रावधान जो भी थे वो सब चीज को हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्लास थर्ड, आज की क्लास में लिखिए क्या क्या पढ़ेंगे हम। आज का सबसे पहला हेडिंग दीजिए, एक 1786 का एक छोटा सा अधिनियम था, इसको भी देखेंगे, अधिनियम। ठीक है, दूसरा अब हमारा शुरू हो जाएगा चार्टर एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट। और ध्यान रखो, जब चार्टर एक्ट आएगा तो कंपनी को प्रत्येक 20-20 साल के लिए मतलब व्यापार करने का जो क्या कहते हैं 20 साल का उनको समय मिलेगा। अधिनियम के द्वारा कंपनी को 20 साल के लिए अधिकार देना शुरू करेगा इस एक्ट से, कि कंपनी 20 साल के लिए अधिकार दिया जा रहा है व्यापार का ईस्ट में।
तो अगर हम 93 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13, 1813। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर। ठीक है, फिर इसमें 20 साल का प्रावधान किया जाएगा। अभी हम देखते हैं डिटेल। तो फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1833 का चार्टर एक्ट। तो ठीक है ना, तो इस तरह से 33, और लास्ट में जब वो 53 का चार्टर एक्ट आएगा तो उसमें कंपनी को कोई 20 साल का ड्यूरेशन की छूट नहीं दी जाएगी, मतलब उसे 20 साल का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और यही कारण है कि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में सत्ता का, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में पावर है उसका हस्तांतरण क्राउन की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना तक देखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा, क्लास फोर्थ होगा। अरे देखो, जब अनअकैडमी में पढ़ाते थे तो सिविल के लिए वहां टॉप रैंकर में हमारा 3rd रैंक आता था। भले ही कुछ ही दिन पढ़ाया था, लेकिन टॉप 3 में था। तो वहां पे हम लोगों को शेड्यूल देना होता था कि आप किस क्लास में क्या क्या पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं? तो वही आश्चर्य लगता है कि यही आदमी जब वहां पढ़ाते थे तो लोग वहां पे मतलब दूसरे दूसरे रेफरेंस से जुड़ करके मेरे बैच का क्लास देखो ना, 2020 का क्लास देखना, जब अनअकैडमी शुरुआत हुआ था उस समय हम लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बना करके दिए उसको। हम लोगों के कारण ही उतना राइज किया था। उस समय देखो क्लास का उठा करके पोजीशन समझ में आएगा। तो वहां पे भीड़ लगती थी, और वही जब अपना प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया कि चलो अब एक बैच, सिर्फ ऑनलाइन एक बैच पढ़ाना चाहता हूँ कि ताकि दूर दराज के जो बच्चे हैं जुड़ जाए, तो इतना स्ट्रगल करना होता है। तो अब समझ में आ रहा है कि टीचर भरे नहीं है। यूट्यूब पे जितना गाली गलौज दे करके आप पढ़ाइए उतना अच्छे टीचर हैं। कुछ कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं, पता नहीं बच्चों से क्या क्या करवाते हैं, क्या क्या बुलवाते हैं क्लास शुरू करने से पहले, और पता नहीं कौन कौन से सर हैं उन लोगों का वीडियो खूब वायरल होता है। अब चूंकि हम लोग पढ़ाते हैं तो पढ़ने वालों की संख्या कम है, तो उन लोगों को मजा नहीं आता है, कहते हैं कि क्या पढ़ करके क्या होगा। तो जमाना उन्हीं लोगों का है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर शुरुआत, देखो आज एक और ऐड कर ही लो, 13 तक ना करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, इसमें एक और जोड़ लो। उसके बाद हम 1853 की तरफ बढ़ जाएंगे। आज हम एक और ऐड कर लो इसमें, 1833 का भी पढ़ ही लो, महत्वपूर्ण है 33 का। फिर 20 साल के बाद तो 13 में जोड़ दो का चार्टर एक्ट। ठीक है, का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। तो आज की क्लास में हम इतना देखेंगे, 1786, 1793, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। ये 3 चार्टर एक्ट देखेंगे और 1786 का अधिनियम के बारे में हम देखेंगे। देखो आपकी जो लक्ष्मीकांत की जो किताब है उसमें शायद डायरेक्ट पिट्स इंडिया एक्ट के बाद एक सीधा सीधा आपका 1833 का चार्टर एक्ट दिया हुआ है। ठीक है, एक बार देख लेना। क्लियर? देखिए हम लोगों ने चलो अब आज का हेडिंग दीजिए। सबसे पहले हमारा जो कंटिन्यू करिए। आज का हमारा पहला हेडिंग है 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम, अधिनियम। ठीक है, एक्ट ऑफ 1786। देखो ये एक छोटा सा अधिनियम क्यों लाया गया था। अगर आपसे पूछे कि 1786 का अधिनियम क्यों लाया गया था, तो अगर किसी ने पढ़ा है तो 1 मिनट का टाइम है, बता सकते हैं क्यों लाया गया था 1786 का अधिनियम। हमने देखा कि पिट्स इंडिया एक्ट 84 में, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था। तो 2 साल बाद ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गया कि एक छोटा सा एक्ट लाना पड़ा, क्या कारण था? नहीं पता। देखो इसको समझिए। अब भारत में
कर्नवालिस को भेजना है, लॉर्ड कर्नवालिस को। ठीक है, ध्यान रखना, लॉर्ड कर्नवालिस को वाइस मतलब कि यहाँ पे गवर्नर जनरल बना करके भेजना है। ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस, ध्यान रखना। और एक तरफ हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट, हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट कब का, 1784 का। तो इसमें गवर्नर जनरल को कुछ ज्यादा अधिकार देने का काम किया गया था। और आपने देखा था कि जो पिट्स इंडिया एक्ट में जो उसके परिषद थे, परिषद में गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या कितनी थी पिट्स इंडिया एक्ट से पहले? तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो कितना बताया था, कितना? उसके बाद क्यों कर दिया गया? हाँ, कितना, 4 था, उसे 3 कर दिया गया। मतलब पहले गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या 4 थी, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 3 कर दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर जनरल को पावर अधिक देने का प्रयास किया गया, लेकिन कर्नवालिस इससे भी खुश नहीं था। ठीक है, और वो चाहता था कि हम गवर्नर जनरल अगर बन करके भारत में जाते हैं, बंगाल का गवर्नर बन करके, तो हमें पावर ज्यादा से ज्यादा कंसीडर हमारे अंडर होना चाहिए। हम मतलब कि खुले रूप से भारत में उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना है, नीतियों को लागू करना है, तो वो तमाम ऐसी कंसीडर करना चाहता था, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, चाहे वो डिफेंस का पावर हो, सारा पावर अपने अंडर में कर्नवालिस कंसीडर करना चाह रहा था। और यही कारण है कि एक छोटा सा एक्ट लाया गया था, 1786 का एक्ट। तो लिख लीजिए इसमें, लिख लो, इस अधिनियम का मूल कारण बंगाल के गवर्नर जनरल को अधिक शक्ति प्रदान करना था। ब्रैकेट में लिख देना, यह लॉर्ड कर्नवालिस के कारण, ये अधिनियम लॉर्ड कर्नवालिस के कारण आया था। ठीक है, अब देखो पॉइंट फर्स्ट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा, देखिए इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का, अपने परिषद के निर्णय को निरस्त, इसके जो परिषद है, परिषद निरस्त कर देना, निरस्त करने का अधिकार दिया गया। अपने परिषद को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया, निरस्त। अब ये देखो, गवर्नर जनरल केवल ये जो 3 लोग थे, परिषद के 3 सदस्य थे, अब उसके निर्णय को भी गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया, और ये उसे निरस्त करके अपना नियम लागू कर सकता था। और लिख लीजिए, उसके स्थान पर निरस्त कर, इसके स्थान पर वह अपना निर्णय लागू कर सकता था। यानी कि देख लीजिए कितना पावर दे दिया गया, निर्णय लागू, खुद का निर्णय लागू कर सकता था। नेक्स्ट दूसरा लिखिए, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति सर एक बार फिर बोलिएगा। क्या इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। अब इसे भारत में केवल गवर्नर जनरल नहीं, इन्हें प्रधान सेनापति भी बना दिया गया। इस तरह से कर्नवालिस जो चाहता था वो उसे क्या हुआ, मिल गया, और जब जाकर के कर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बना था, बंगाल का, याद रखना, अभी भारत का नहीं, 1833 में भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है,
तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था। तो देखो ये अधिनियम, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला कि 1886 के अधिनियम का क्या कारण था। तो इसका मेन कारण था कि गवर्नर जनरल, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उसे अधिक से अधिक पावरफुल बनाना, मेन कारण यही है। इस अधिनियम का जो मूल कारण था, भारत में कर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना करके भेजना था बंगाल का। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल के जो परिषद है उसे पहले ही कमजोर करने का काम किया गया है पिट्स इंडिया एक्ट में, लेकिन फिर भी कर्नवालिस इससे खुश नहीं था। वो चाहता था कि पूरा पावर मेरे अंडर में कंसीडर रहे, और उसे मिल गया। पहला कि उसे परिषद के जो निर्णय है उसे निरस्त कर सकता था और अपना निर्णय लागू कर सकता था, और दूसरा कर्नवालिस को यहाँ पे केवल बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बल्कि प्रधान सेनापति की भी शक्तियां दे दी गई, जो वो चाहता था। ये इस अधिनियम द्वारा उसे मिल गया था। लिख लिया, ये समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? जी सर। एक, ठीक है, एक हेडिंग दीजिए। नेक्स्ट लिखिए 1773, 1793 ना, 93 बोलते हैं ना, 93 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। देखो चार्टर एक नियमावली है। अब इस एक्ट का लाने का क्या कारण था? इस निर्णय को लाने का कारण क्या है? देखो ऐसे समझो, अब हम अगर देखिए भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश कर चुकी है और दिन प्रतिदिन उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही है। तो प्रश्न ये उठता है कि अब कंपनी को और भी रेगुलेटिंग करने के लिए हमने एक्ट लाए, कई तरह के उसमें सुधार करने के लिए एक्ट लाए। अब ये है कि जैसे हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बनाया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बनाया गया था? किस अधिनियम द्वारा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? आवाज नहीं आ रही है आपको। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? रिवीजन नहीं करते हो मतलब, बिल्कुल मतलब मैंने बताया था कि नियंत्रक मंडल, नियंत्रक, माइक ऑफ कर लीजिए, नियंत्रण मंडल या इसी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया था 1784 वाला, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लाया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? हाँ, सदस्यों की संख्या कितनी? 6, ठीक है, 6 लोगों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, ठीक है। अब देखो, अब माइक ऑफ कर लीजिए। अब इसमें ये देखा गया कि भाई ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए काम कर रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, लेकिन ये कार्य किसके लिए कर रहा है? कार्य कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। कहां? भारत के। और मैंने बताया था कि इसे किस लिए बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस लिए बनाया गया था? ये राजनीतिक कार्य को देखेगा, कंपनी के राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए। तो अब चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहा है, राजनीतिक कार्य देख रहा है, तो भाई इसका खर्च इंग्लैंड से क्यों दिया जाए? बात समझ रहे हो? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो खर्च है, इनका पैसा इंग्लैंड से क्यों दिया जाए? क्यों ना इसके लिए जो खर्च है वो भारत पे हम थोप दें, ठीक है, भारत पे थोप दे। जो आप दादा भाई नौरोजी साहब का पढ़िएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन, तो धन के निष्कासन के कई सारे रास्ते थे। उसमें एक रास्ता ये भी है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अधिकारी काम कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड से काम कर रहा हो या भारत से काम कर रहा हो, वो सबको जो वेतन है वो कौन देगा? भारत के राजस्व से वेतन देना है, ठीक है। तो लिखिए, इस अधिनियम द्वारा
पहला पॉइंट लिखिए, इस अधिनियम द्वारा, फर्स्ट, इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसका वेतन जाएगा कहां से? भारत से, यानी कि भारतीय राजस्व, ठीक है, भारतीय राजस्व से ही इसका वेतन दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा, ठीक है। लिखिए, इस अधिनियम द्वारा, एक और पॉइंट लिख लीजिए, इस अधिनियम द्वारा लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। लिखित विधि, लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई, ठीक है, प्रशासन की नींव रखी गई। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, कंपनी को 20 वर्ष, 20 वर्षों का लिख लीजिएगा, 20 वर्षों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को, ऐसे लिख लेना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। अच्छा ये बताओ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 16 हैं? 1600 में 1600 में। तारीख? 31 दिसंबर 1600। वेरी गुड, 31 दिसंबर 1600 में। तो इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में को ईस्ट में व्यापार करने के लिए कितने वर्ष का परमिशन मिला था? 15 वर्ष में। वेरी गुड, 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार मिला था। ये जो 15 वर्ष का अधिकार है वो बार बार उसे बढ़ाया जाता था कि आपको फिर कितना क्या करना है। तो अब देखो, जो ये चार्टर एक्ट लाया गया था 1793 के लिए, तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में या पूर्व में व्यापार करने के लिए कितने वर्ष का अधिकार और दे दिया गया? 20 वर्ष के लिए। यहां से फिर अधिकार, जैसे पहले 15 वर्ष था, बाद में और अधिकार मिले, तो इसके द्वारा फिक्स कर दिया गया, चार्टर एक्ट द्वारा फिक्स कर दिया गया कि आपको 20 वर्ष के लिए अधिकार और बढ़ाए जा रहे हैं। और यही कारण है कि चूंकि 20 वर्ष का था, तो ऐसा नहीं है कि बीच में संशोधन कुछ नहीं किए जाते थे। जो अगर जरूरत पड़ा तो छोटे मोटे संशोधन किए जाते थे। जैसे 1813 के चार्टर के बाद 1814, 1823, 1829 में कई छोटे छोटे अधिनियम भी लाए गए थे, और उन तमाम अधिनियम से काम नहीं बना, तो 20 वर्ष से पहले हम उसके अधिकार को सीमित नहीं कर सकते थे, तो फिर 1833 का अधिनियम आया था। ठीक है, तो देखो, अब हमने देखा कि 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है, का चार्टर एक्ट। अब यहां पे देखिए, अगर हम ये 1793 के चार्टर एक्ट के जो प्रावधान लिख लिए, तो इसमें अगर हम 20 साल जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 1813। अब लिख लीजिए 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1830। चार्टर, देखो चार्टर एक्ट को कई बारी हिंदी में आपको राजलेख भी लिखा मिलेगा, राजलेख, ठीक है, राजलेख। तो घबराना मत, इंग्लिश ज्यादा सही है, चार्टर एक्ट, राजलेख भी लिखा रहेगा 1813 का चार्टर एक्ट। ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। और पता नहीं आप लोगों ने किताब देखा, TMH लक्ष्मीकांत की बुक देखा है आपने? नया वाला में दिया है क्या? 1800 मेरे पास जो है उसमें तो नहीं है। 1833 का चार्टर एक्ट है ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बाद, ठीक है। इसमें तो लक्ष्मीकांत में नहीं दिया है।
हाँ, अठारह अठारह सौ सौ तेरह का। सीधा सीधा 1833 के चार्टर एक्ट इंडिया एक्ट के बाद सीधा 1833 पे आ गया है। तो ध्यान रखो, देखो हाँ। यहाँ से 1813 से आप लोगों के बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई एग्जाम में यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखो इसका 1833 में जो चार्टर एक्ट, माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ करिए। 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया था, इसका कारण क्या था? इसमें तीन चीजों को प्राथमिकता दी गई थी। कारण और प्राथमिकता अगर हम बात करें कि ऐसी क्या प्रायोरिटी बनी, तो मैंने बताया कि देखो एक चीज जीवन भर याद रखना कि जब कोई उपनिवेशवादी शासक है तो उसकी नीतियां कोई फिक्स नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल होता है, समय समय पर बदलता रहेगा। वो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जैसी कंडीशंस बन रहा है उस तरह से इनकी नीतियां भी बदल रही है। लेकिन उनका जो चरम उद्देश्य होता है एक्सप्लोइटेशन ऑफ कॉलोनीज, तो कॉलोनीज का जो एक्सप्लोइटेशन करना है वो फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है। और कॉलोनीज का जिस तरह से भी हो सके आप दोहन करिए और उसका उपयोग अपनी मातृ देश के लिए यानी ब्रिटेन के लिए करिए। तो अभी परिस्थितियां काफी बदल चुकी है और समय ऐसा आ चुका है कि भारत में अगर हम देखें कि कंपनी को एक तो एकाधिकार प्राप्त करना है, एकाधिकार भारत पर कि किस तरह से एकाधिकार स्थापित कर सकें। दूसरा क्या है कि कंपनी इस समय में एकाधिकार के साथ साथ कंपनी चाह रही है कि व्यापक स्तर पे नियंत्रण हो भारत पे, नियंत्रण। दूसरा है कि अभी ईसाई मिशनरी अभी काफी एक्टिव हो गए हैं, तो जो ईसाई मिशनरी है मिशनरी ये भी काफी एक्टिव हो चुके हैं, तो ये भी भारत में अपना काफी धर्म का जो ईसाई धर्म है उसका प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं। और भारत में जो स्वायत्तता की मांग हो रही है उसको भी ये लोग नजर में रखे हुए हैं कि जो किस तरह से लोगों को किया जाए। तो देखो एक थियरी था जिसे हम व्हाइटमैन बर्डनशिप थियरी कहते हैं। व्हाइटमैन बर्डनशिप थियरी क्या है? तो ये है कि भगवान ने गोरे लोगों को इसलिए धरती पे भेजा है कि आप चाहिए काले को सभ्य करिए, मतलब गोरे सभ्य हैं और काले असभ्य है, और असभ्यों को सभ्य बनाना ईश्वर ने किसे दिया है मतलब अधिकार? गोरे लोगों को। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गोरे थे उसे ईश्वर ने ही भेजा है कि आप जाइए, हम काले हैं, चाहे अफ्रीकन, इंडियन और तरह तरह के जो लोग हैं, अमेरिका के जो भी मूलवासी थे वो भी काले ही थे, तो इन लोगों को आप सभ्य बनाने का काम करिए, आपका दायित्व है। तो हम असभ्य है, शिक्षा के तौर पे असभ्य है, हम कई तरह से असभ्य, उनका मानना था। जबकि हम देखते हैं कि वही ईस्ट इंडिया कंपनी औद्योगिकरण के पहले जब व्यापारिक इकाई थी तो भारत का चारों तरफ गुणगान करती थी, और जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो जाता है तो भारत का हिनाई करना शुरू करता है। क्यों, ऐसा क्यों होगा ये बताइए? कि वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब केवल व्यापारिक इकाई थी, भारत में सिर्फ व्यापार कर रही थी, व्यापारिक इकाई थी, मतलब अभी इसका कोई राजनीतिक अधिकार वगैरह नहीं हुआ है, तो वो भारत का विश्व में गुणगान क्यों कर रही थी ये कंपनी कि भारत ये है, भारत वो है, भारत पता नहीं क्या क्या है। और जैसे ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो गया और उसके बाद भारत में अभी भी जब औद्योगिकरण के आरंभिक स्थिति से पहले भारत में उपनिवेशवाद है, फिर भी वो भारत का व्यापार कर रहे हैं। और बाद में दो तरह के कलेश हो जाएगा, एक पाश्चात्यवादी है और एक जो भारतीय शिक्षा पद्धति को अपनाने वाले हैं, वहां पे भी क्लैश होगा, वो हम बाद में देखेंगे हिस्ट्री में। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, यही कंपनी का सुर क्यों बदल गया कि भारतीय असभ्य है, इसे सभ्य करना है वगैरह वगैरह? क्यों? किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है? ऑप्शनल हिस्ट्री पढ़ा है किसी ने? अब आवाज नहीं आएगी, होगा भी तो नहीं बोलेंगे, चलो कोई बात नहीं। देखो व्यापारिक इकाई है, तो कंपनी चूंकि पहले व्यापारिक इकाई है तो उसे भारतीय वस्तु को खरीद करके विदेश में बेचना है,
तो मान लो आप इंडिया का ही कोई सामान खरीदे, मान लो ये इंडिया का पेन है और आपको इसे ब्रिटेन में बेचना है, और भी जो कंट्री जहां आप व्यापार करते हैं वहां बेचना है। अब जाओगे और इस कंपनी, ये भारतीय पेन है और इसके मातृ देश का आप हिनाई करोगे, तो इस पेन की जो महत्ता है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। बात समझ रहे हो? तो आपको भारतीय वस्तु चूंकि बेचना है यहां से खरीद करके बाहर, तो आप उसका जितना ज्यादा से ज्यादा होगा प्रशंसा करोगे, तभी आपसे ज्यादा लोग वहां का सामान खरीदेगा और ज्यादा से ज्यादा आप फायदा उठा पाओगे। चूंकि भारत पे कंपनी का अधिकार नहीं है और चूंकि व्यापारी कंपनी है, तो वो यहां से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगी। जब भारत पे एकाधिकार हो जाएगा, ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो जाएगा, तो उद्योग के माल को खपाना है, तो भारत अब वस्तु खरीदने का नहीं बल्कि ब्रिटिश वस्तु को बेचने का साधन हो गया है, और यहां से भारत से कच्चा माल ले जाने का साधन हो गया है कि अब यहां से कच्चा माल रॉ मटेरियल जाएगा इंडिया से और वहां से निर्मित वस्तु आएगा। तो अब अगर आप भारत का दूसरे तरफ गुणगान करेंगे तो लोग भारतीय वस्तु खरीदेगा या ब्रिटेन का वस्तु खरीदेगा, ये बताइए मुझको। भारतीय वस्तु खरीदेगा। तो अब आप वही व्यक्ति, आप भारतीय का हिनाई करना शुरू करेंगे, कहेंगे कि यह सभ्य है, इन्हें हम सभ्य बनाने का काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखो, मैंने जैसे बोला कि जो व्यापारी कंपनी है या औपनिवेशिक शासक है, वो अगर आपको देख करके मुस्कुराते भी हैं या आपके पीठ को भी थपथपाते हैं, तो ये मत समझो कि वो आपको शाबाशी दे रहा है या आप पे खुश हो गया है। वो उसमें भी अपना हित ही साधने का प्रयास कर रहा है। तो 1833 का जो 1813 का जो चार्टर एक्ट लाया गया था, तो यहाँ पे कुछ सुधारात्मक कार्य देखने को मिलेगा। तो इस सुधारात्मक कार्य का मकसद ये नहीं है कि वो भारत पे खुश हो गया है। बात समझ रहे हैं? बाद में अंग्रेजी शिक्षा, लॉर्ड मैकाले जब इंग्लिश शिक्षा का जब हम 1834 के आसपास आएंगे तो देखेंगे कि इंग्लिश शिक्षा और पाश्चात्य और जो हमारा पूर्वी पद्धति दोनों में जो टकराव होता है, तो वो उसका नीति नियत क्या था। अंग्रेजी शिक्षा का मतलब भारत को सभ्य बनाना नहीं था, हम बाद में देखेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी जो कुछ सुधारात्मक काम किए गए हैं, तो वो ये नहीं है कि वो भारत को सुधारना चाह रहा है बल्कि अपने हित को साधना चाह रहा है। ठीक है, तो इसीलिए 1813 में आप लोगों को इस चार्टर में कुछ काम देखने को मिलेगा। तो चलिए लिखिए, इसका पहला पॉइंट लिखिए, इस अधिनियम द्वारा, काफी महत्वपूर्ण है, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। लिखिए 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, अधिनियम द्वारा, पहला पॉइंट बना लीजिए, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। जो ईसाई मिशनरी है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई कि आप धर्म प्रचार करिए, खुले रूप से धर्म प्रचार करिए। ठीक है, प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई। तो कौन सा अधिनियम होगा या कौन सा एक्ट होगा? चार्टर एक्ट। ठीक है, 1813, याद रखना इसको। नेक्स्ट लिखिए, यह भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। सबसे पहले इसमें देखिए, बीपीएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि किस अधिनियम द्वारा भारत पर शिक्षा में व्यय करने की बात की गई थी। तो देखिए, इस लिखिए, इस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर, इस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर, यानी भारतीय शिक्षा पर कितना रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था, उपबंध किया गया था? 1 वेरी लाख। गुड, 1 लाख। ये आप लोगों ने क्वेश्चन रिवीजन किया होगा, ये आपके बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। तो लिख लीजिए, इस अधिनियम द्वारा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया। ठीक है, अब धीरे धीरे भारत में ऐसा एक मंच बनाया जा रहा है जो कंपनी के आगे काम आए। ठीक है, और आर क्या है? व्हाइटमैन बर्डनशिप थियरी, कि हम काले को सभ्य बना रहे हैं। तो सभ्य बनाने का मतलब ये नहीं था कि आप हंटर यूज करिए, सभ्य अलग कई तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे सभ्यता और
नाम फिर से बोलिएगा, वो जो थ्योरी वाला, बर्डन थ्योरी वाला। व्हाइट मैन बर्डनशिप थियरी बोलते हैं, मतलब कि गोरे लोगों का नैतिक दायित्व करके क्या है, ठीक है, व्हाइट मैन बर्डन शिप थ्योरी। थियरी, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक और लिख लो, देखो इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी के व्यापारी, व्यापारिक लिख दीजिए या व्यापारिक, व्यापारिक लिख देना, व्यापारिक एकाधिकार, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, लिख लिया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। वहीं पे नोट लिखिए, नोट, देखो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने से क्या मतलब है ये बताइए। आपने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ऐसा क्यों, एक क्या कारण है। यहां पे एक नोट लिख लीजिए, फिर इसको समझते हैं। लिखिए नोट, लिख लीजिए कंपनी के चीन के साथ, चीन के साथ एवं चीन के साथ एवं चीन के साथ एवं चाय के व्यापार, चीन के साथ एवं चाय के व्यापार, ठीक है, चीन के साथ एवं चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया, एकाधिकार बनाए रखा गया, मतलब कंपनी को कंपनी जो ईस्ट से जो व्यापार करती थी तो उसके कई तरह के व्यापारिक एकाधिकार थे, वो सभी को सीमित कर दिया, मतलब खत्म कर दिया गया। अब कंपनी को सिर्फ व्यापार करने का अधिकार है पूरब में, किसके साथ, चीन के साथ व्यापार कर सकती है कंपनी, और चाय के साथ व्यापार कर सकती है, नहीं तो कंपनी भारत में क्या हो गई, एक प्रशासनिक इकाई के रूप के तौर में स्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया, ध्यान रखना, ये पूर्णतः समाप्त नहीं है। चीन और चाय, कई जगह पे चीनी का मतलब शुगर नहीं है, ध्यान रखना, चीनी का मतलब चीनी व्यापार, चीन के साथ व्यापार, ठीक है, क्लियर, इसको बहाल रखा था। ये तीन हमारे लिए ये यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे 1813 के चार्टर एक्ट का। ये क्लियर हो गया। अच्छा ये बताओ, अब कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्यों खत्म कर दिया गया, मुझे ये बताइए, क्यों खत्म कर दिया गया। क्योंकि वहाँ के और दूसरे लोग को भी व्यापार में भागीदारी करने के लिए। ठीक है, देखिए मैंने बताया कि जैसे जैसे ब्रिटेन में पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार होगा, जैसे जैसे कैपिटलिस्ट और कैपिटलिज्म दोनों का विकास होगा, पूंजीवाद और पूंजीवादी लोग हैं, तो वो लोग भी चाहेगा कि हमें भी खुली व्यापार करने का मौका मिले, बात समझ रहे हैं। तो अब वो लोग भी चाह रहे हैं कि हम इसके तरफ व्यापार करें, कंपनी ही क्यों व्यापार करेगी, कंपनी को ही व्यापार करने का एक अधिकार क्यों रहेगा, और चूंकि कंपनी का पैसा लगा हुआ है तो पूरी तरह से व्यापार खत्म न करके चीन और चाय के व्यापार रखा गया, बाद बाकी जो व्यापार है वो सभी लोगों के लिए खोल दिया गया था, ठीक है, ये था इसका मतलब। नेक्स्ट पॉइंट दीजिए, और नेक्स्ट में हेडिंग दीजिए हमारा, देखो इसमें भी आप लिख लीजिए, इस अधिनियम द्वारा या चार्टर एक्ट द्वारा
कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। तो जैसे 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया तो हमारा 1813 के बाद कौन सा अधिनियम आएगा? 1833। 33। हाँ, लिख लीजिए 1833 का चार्टर एक्ट या चार्टर एक्ट या राजलेख मैंने बताया था, इसको राजलेख भी लिख सकते हैं। राजलेख या सीधा सीधा 1833 का चार्टर अधिनियम। देखो यहां से भी कई सारे प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए इस अधिनियम का जो सबसे पहला पॉइंट स्टार लगा करके लिखिए कि इस अधिनियम द्वारा, देखो इस अधिनियम के मैंने बताया कि जैसे जैसे कंपनी का पावर बढ़ रहा है भारत में और उपनिवेशवादी शासक की स्थिति मजबूत होती जा रही है, ब्रिटेन में लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है और भारत या उपनिवेश ब्रिटिश लोगों के लिए एक लाभ का केंद्र है, चूंकि बाजार बन चुका है तो उसका सब फायदा उठाना चाहेगा। तो वहां पे संसद में मांग होगी और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। तो आपने 1813 वाला में देखा, फिर 1833 में हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल ही नहीं कहलाएगा, इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, लिख लीजिए भारत का गवर्नर जनरल बना दिए, गवर्नर जनरल बना दिए। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिए। ठीक है, इसी में इसका मतलब क्या हुआ? अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहा, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये और आपके पीसीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतना पावरफुल हो चुकी है भारत में कि वो अब केवल एक रीजनल पावर के अंडर कंसीडर नहीं कर रही है अपने अंडर में, वो एक सेंट्रल पावर बन चुका है। मतलब समझ में आया? तो लिख लीजिए नोट डाल करके, नोट लिखिए। इसका आशय या इसका अर्थ यह है कि देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण, ठीक है, केंद्रीकरण कर दिया गया। ये क्वेश्चन आपका आईएएस में भी देखिएगा और पूछा हुआ है, देश के शासन का केंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा कर दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। एक और नोट लिखिए, नोट सेकंड लिखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का विलियम प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन? ठीक है, लॉर्ड लिखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राइटिंग समझ में आ जा रहा है ना? क्योंकि इस नोट पैड से लिखने में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है। वैसे भी हाथ मेरा दाहिना हाथ उठ नहीं रहा है, फिर भी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, भारत का पहला। और बंगाल का भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में पहला यानी बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल का ये हो गया विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो
इसका मतलब क्या हुआ कि देखो एक चीज समझ लो कि देश में केंद्रीकरण की शुरुआत की गई है। अभी मैंने बोला कि केंद्रीकरण, केंद्रीय प्रशासन का शुरुआत हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा अलग प्रेसिडेंसी है, चाहे वो बंगाल के अलावा आपने मुंबई और मद्रास देखा, वहां की जो प्रेसिडेंसी के विधि बनाने के जो अधिकार थे, ये लोग जो विधि बनाने का अधिकार था उसे क्या कर दिया गया, वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है, यानी कि मुंबई और मद्रास, मुंबई और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी है उसके विधि अधिकार वापस ले लिए गए। विधि का अधिकार अब नहीं रहा, चूंकि सेंट्रलाइज हो चुका है। इसके अलावा लिखिए, एक स्टार लगा करके लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। लिखो, इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। को पूर्णतः मतलब क्या हुआ, पूर्णतः समाप्त कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो चीन के साथ व्यापार करती थी पूरब में और चाय का व्यापार करती थी, इस पर से भी जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एकाधिकार समाप्त। और इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी अब केवल दो कार्य करने के लिए इसे छोड़ा कि आप देखिए उपनिवेश में, जो आपका उपनिवेश है वहां का आप प्रशासन देखिए, तो प्रशासनिक कार्य करेगी, और दूसरा कि आप यहां का राजनीतिक देखिए, राजनीतिक। अब कंपनी, ध्यान रखना किस अधिनियम द्वारा कंपनी की मतलब कंपनी किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, ये 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। और यह क्वेश्चन रहेगा कि किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः प्रशासनिक एवं राजनीतिक इकाई बना दिया गया, तो भी आपका आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट। लिख लिया, ये इतना क्लियर है। आगे बढ़े। सर प्रशासनिक और राजनीतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंप दिया गया, राजनीतिक दायित्व। सौंप दिया गया। अब कंपनी अब व्यापारिक इकाई नहीं रही, अब कंपनी प्रशासनिक और राजनीतिक इकाई बन चुकी। ठीक है, क्लास में सभी हैं, एक बार यस बोलिए या लिखिए। यस सर। यस सर। और लोग सो गए, चलो अच्छा है। नहीं सर, है हम लोग। यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्टार डाल करके लिखिए। देखो मैंने फिर एक क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से, बताओ किस अधिनियम द्वारा जो हमने देखा कि कंपनी के एक गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल बनाए गए थे, और इसके लिए एक परिषद दिया गया था। ये बताओ, एक परिषद बनाया गया था, परिषद सहायता के लिए। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद बनाया गया था, किस अधिनियम द्वारा? हमने जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा था, याद है का रेगुलेटिंग एक्ट। तो गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? परिषद में सदस्यों, वेरी गुड, 4 थी। और इस 4 को घटा करके किस एक्ट द्वारा 3 कर दिया गया? 84 नाम बोलिए, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, वेरी गुड, 84। इंडिया एक्ट 37। हाँ वेरी गुड, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा।
अब क्या है, अब यहाँ पे देखो, अब जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, देखो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा विधि परामर्श हेतु विधि परामर्श विधि परामर्श हेतु विधि परामर्श हेतु जनरल की परिषद में गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य विधि सदस्य के रूप में विधि सदस्य के रूप में चौथा, यानी फिर कितने हो जाएंगे, चौथा लिख लीजिए, चौथा सदस्य शामिल किया गया। अब फिर परिषद में कितने सदस्य हो गए, 4। क्लियर? यहीं पे एक नोट डाल लो, नोट डाल करके लिखिए इसे, यानी कि इस सदस्य विधि सदस्य को यहां पे लिख लेना, विधि सदस्य को नोट डाल करके लिखो, विधि सदस्य को परिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार था। ये बैठक में भाग ले सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता था। मतदान करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, केवल परिषद की मीटिंग में बैठने का अधिकार, बोलने का अधिकार है, सुनने का अधिकार है, लेकिन अगर क्लैश हो गया कि बहुमत से अब निर्णय लिया जाएगा, तो उसमें ये अभी भी मतदान नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अब देखो, अभी आपने देखा कि विधि सदस्य बनाया गया, तो अब विधियों का, अब हम देखते हैं कि विधियों के लिए क्या प्रक्रिया हो, कैसे विधि बनाई जाए, तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए, इस अधिनियम द्वारा विधियों के संहिताकरण विधियों के संहिताकरण के लिए इस लिख देना, इस अधिनियम के अनुसार या के द्वारा विधियों के संहिताकरण के लिए 1834 में स्टार लगा करके लिख लेना, 1834 काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया। तो पहला विधि आयोग का गठन कब किया गया था? आजादी से पहले, आजादी के बाद नहीं, 1834 में। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की। ठीक है, मैकाले का पूरा नाम क्या था? है? नहीं पता सर, थॉमस बबिंगटन मैकाले। देखो, इसके सदस्यों की संख्या लिखिए, इस विधि आयोग के सदस्यों की संख्या 4 थी, 4 सदस्य था ये, सदस्यों की संख्या 4 थी। कितनी थी? 4 सदस्य। इसमें कौन कौन थे? 4 सदस्य में कौन कौन थे? एक तो अध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष,
मैकाले हैं, काफी पर्सनालिटी रहा है ये, और ब्रिटेन के इतिहास में, भारत के काल में जो ब्रिटेन का इतिहास है उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैकाले है। दूसरा लिख लीजिए मैकलैंड, JM मैकलैंड, JM मैकलैंड। ठीक है, मैकलैंड। एक व्यक्ति था एंडरसन, GW एंडरसन, GW एंडरसन। और चौथा लिख लीजिए CH कैमरन, CH कैमरन। ये 4 लोगों का एक विधि आयोग का बनाया गया था, 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन था जो अपने आप में डिबेटेबल हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो इस अधिनियम द्वारा। ये लिख लिया आप लोगों ने, ये बताओ पहले। पहला है अध्यक्ष मैकाले है, दूसरा सदस्य है JM मैकलैंड, तीसरा है DW एंडरसन, CH कैमरन चौथा। ये 4 लोग थे। ठीक है, जी लिखिए। एक पॉइंट और लिखिए स्टार्ट लगा करके। अच्छा, अब ये बताओ, अभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इससे पढ़ने का मजा आएगा किताब से जब पढ़िएगा तो? सर पढ़ा जाता है, याद कहाँ होता है, बोरिंग लगता है। नहीं, जिसने भी किताब देखा होगा अब वो बताएं। अब लगेगा कि किताब में कुछ लिखा ही नहीं है वहां पे। क्या जी, किसके पास है ये TMH ऐतिहासिक पृष्ठभूमि? ठीक है, वो एकदम अधूरा बना करके रख दिया है। मेहनत करने की जरूरत है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन से आप लोग का UPSC में पूछा था, दास प्रथा वाला, याद है क्वेश्चन? उसमें काफी डिबेट हुआ था। क्लियर है? दास प्रथा पे शायद 67th में ही क्वेश्चन था और उसमें कई डिबेट हुआ। तो देखो, इसको हम ऐसे समझते हैं, पहले हम देखते हैं कि दास प्रथा, ये जो दास प्रथा है, इस पर ब्रिटेन में, अगर हम बात करें ब्रिटेन में 1807 लिख लो अगर लिखना चाहो तो, ब्रिटेन में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था 1807 में। ठीक है, उन्मूलन कर दिया गया। और इसमें जो अफ्रीकी दास, जो खास करके अफ्रीकी गुलाम होते थे, अफ्रीकी गुलाम, इसकी जो खरीद बिक्री होती थी, इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखो अमेरिका ने भी कदम उठाया था, अमेरिकी कांग्रेस ने। अमेरिकी कांग्रेस ने बाद में आपका 1808 में, ठीक है, गुलामों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहां जो गुलाम का आयात होता था, गुलामों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। और चूंकि याद रखिए, आयात पर प्रतिबंध, और आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन भी इंग्लैंड का गुलाम रहा है। प्रतिबंध, सॉरी, अमेरिका प्रतिबंध भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है। और कई सारे वहां पे हमने इतिहास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और मैंने भी इतिहास में जो पढ़ा है तो वहां देखा। इसके बाद देखो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, या ब्रिटेन सरकार ने 1833 द्वारा ही, 1833 के अधिनियम द्वारा पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य
में, ठीक है, ये जो दास प्रथा का उन्मूलन जो 1807 में बनाया था, ठीक है, उसे लागू कर दिया गया। उस नियम को 1833 में ब्रिटिश साम्राज्य में लागू कर दिया गया। किस चीज को? ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, ये पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में लागू कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से, लिख लीजिए यहाँ पे, लेकिन ये भारत में एक्टिव नहीं हो पाया। ठीक है, तो हमने देखा कि दास प्रथा को विरुद्ध घोषित करने का काम, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में दास प्रथा को बैन करने का काम ब्रिटिश सरकार ने 1833 में ही किया था। लेकिन लिख लीजिए, ये भारत में लागू नहीं हुआ था। ठीक है, नोट, भारत में इसे सफलता नहीं मिली, इसे सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, भारत में इसे सफलता नहीं मिली थी। तो नोट लिखिए, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? भारत से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1843। वेरी गुड। किसने करा था? लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 में भारत से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। भले ही हकीकत क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वैधानिक तरीके से इसे 1833 द्वारा लॉर्ड एलनबरो को भारत में दास प्रथा का समाप्त करने के लिए जाना जाते हैं। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो। इसके लिए लिख लेना, इसके लिए एक एक्ट लाया गया था, एक्ट 5। ठीक है, एक्ट 5 द्वारा ठीक है, एक्ट 5 द्वारा इसे समाप्त किया गया था। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन के लिए एक्ट 5 लाया गया था एलनबरो के काल में 1843 में। ये क्लियर हुआ? अब कोई डाउट? पूरे ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटिश साम्राज्य से दास प्रथा को समाप्त करने के लिए जो विधि लाया गया था वो 1833 में लाया गया था। ब्रिटेन में इसका उन्मूलन 1807 में किया गया था। ठीक है, और भारत से दास प्रथा का उन्मूलन एडनबरो के काल में हुआ था 5 के द्वारा, और ये हुआ था 1843 में। क्लियर है? समझ में आ रहा है? लिख लीजिए, एक और स्टार लगा करके लिखिए, एक और स्टार लगा करके लिखिए। 1833 के चार्टर एक्ट में, चार्टर एक्ट में एक और स्टार लगा करके पॉइंट लिखिए। लिखिए, इस अधिनियम द्वारा धारा 87 के तहत, इस अधिनियम द्वारा धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में, कंपनी के अधीन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी भी व्यक्ति के धर्म, जाति, जन्मस्थान, रंग, वंश आदि के आधार पर भेदभाव अथवा अयोग्य न ठहराए जाने, भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। ब्रैकेट में लिख देना, अयोग्य न ठहराना, अयोग्य न
ठहरा ठहराए जाना। ठीक है, जो पहले कंपनी के कर्मचारी के लिए काफी भेदभाव होता था धर्म, जाति, जन्म स्थान, रंग, वंश आदि को लेकर के, तो इस अधिनियम द्वारा उन सभी चीजों को समाप्त कर दिया गया। आप नोट लगा करके लिख लीजिए, नोट लिख लो, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा सिविल सेवकों के चयन, सिविल सेवकों के चयन, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन, खुली प्रतियोगिता परीक्षा मतलब ओपन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की शुरुआत करने का प्रयास किया गया। ठीक है, खुली प्रतियोगिता परीक्षा, खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की, ठीक है, प्रयास किया गया। प्रयास, ध्यान रखना, अब यहीं पे नोट लिख दो, देखो नोट। हालांकि यह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, याद करो, कोर्ट ऑफ, कहां बैठते थे लोग? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण, इसके विरोध के कारण, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका, यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। ठीक है, यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। फिर बाद में कब लाया जाएगा? क्लियर है? चलो कोई नहीं, मैं एक आप लोगों को एक छोटा सा सिविल सेवा पर एक छोटा सा नोट ही लिखवा दूंगा। ठीक है, भारत में सिविल सेवा का विकास, ये क्वेश्चन भारत में सिविल सेवा के विकास पर मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिविल सेवा का विकास के क्रम को समझाइए। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो ये था आपका 1833 का हमारा पूरा का पूरा अधिनियम। अब किसी का कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर। ध्यान रखना, लाने का प्रयास किया गया था, कोशिश किया गया था कि यहाँ पे सबके लिए ओपन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, लेकिन ये प्रावधान लागू नहीं होगा। बाद में हम देखेंगे कि कब ये प्रावधान लागू हुआ और कैसे इसका एक विकास क्रम रहा है। अलग से एक टॉपिक ही बनाएंगे भारत में सिविल सेवा के विकास। ठीक है, उसमें हम शुरू से इंडिया में लाया गया था या ब्रिटेन में लाया गया था? नहीं, भारत में भी, कि भारत में भी जो कंपनी के कर्मचारी है, भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, इसमें जो कर्मचारी तो होंगे ना, तो इसमें लोगों की बहाली करने के लिए जो पद है, उसमें बहाली में आप धर्म, जाति, रंग भेद का ये सब नहीं करेंगे, ये सब चीजों को आप भुला दीजिए। लेकिन कहने के लिए था, ये हो नहीं पाया क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में काफी विरोध हो गया कि अभी वो समय नहीं आया है कि सिविल सेवा जो हमारा एक जो कंट्रोल करने वाला है, या खास करके जो उच्च पद है या महत्वपूर्ण पद है, उसमें हम भारतीयों को नहीं रखें तो अभी बेहतर है। बाद में जैसे जैसे देश में एक मूवमेंट होगा, राजवारों का मूवमेंट होगा, वो लोग अधिकार की बात करना शुरू करेंगे, तो हम देखेंगे कि किस तरह से भारतीय महत्वाकांक्षा प्रबल होगी, भारतीय राष्ट्रवाद प्रबल होगा धीरे धीरे। अभी प्री नेशनलिज्म का पीरियड है, ध्यान रखना, लेकिन नेशनलिज्म धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, प्री नेशनलिज्म का पीरियड है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जनजातीय आंदोलन से बढ़ करके भी यहाँ पे एक मूवमेंट बनने लगा है। और बाद में हम देखेंगे कि एक बड़ा सा व्यापक विद्रोह होगा 1857 की क्रांति का। तो उससे पहले भी प्रयास किया जाएगा, लेकिन 1857 के बाद
अब देखेगी कि रास्ता सिविल सर्विसेज के लिए खुलना शुरू होगा, क्योंकि वो डर चुका है। और बाद में हम 1885 में कांग्रेस यानी नेशनलिज्म का एक व्यापक रूप आ चुका है। तो तब जा करके हम देखेंगे कि और कितना सुधार किया गया। हालांकि नाम के लिए था, ब्रिटेन में प्रतियोगिता परीक्षा होगा, कब भारत में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई, ये तमाम चीजों का मैं एक अलग से एक छोटा सा क्लास ही बना दूंगा कि भारत में सिविल सेवा का विकास, समझे? ठीक है, जिसे आज हम आईएएस आईपीएस के तौर पे, देखो सिविल सेवा का मतलब अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर हम एक जो आज का भारतीय सिविल सेवा है, जिसे हम आमतौर से यूपीएससी और पीसीएस के तौर पे जानते हैं, उसको हटा दे तो सिविल सर्वेंट्स का मतलब क्या होता है कि आपको समाज का सेवा करना है। तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार, जैसे मैंने बोला कि व्हाइट मैन बर्डनशिप थियरी का एक हिस्सा है कि वो भारतीय जो पिछड़े हुए हैं उसको किस तरह से विकास की धारा में जोड़ना है, लाना है, इसके लिए जो बड़े बड़े अधिकारी होंगे उसका चयन। तो सिविल सेवा एज आईएएस पीसीएस की बात करेंगे तो उसका कैसे शुरुआत हुआ और ये चीजें एक अलग हो जाता है। तो उसका विकास क्रम जो आज का आईएएस पीसीएस है उसके विकास क्रम का एक अलग से क्लास बना करके देख लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो, और नहीं तो नोट्स लिख रहे हैं आप लोग या नहीं लिख रहे हैं? सर बना रहे हैं। सर बता रहे हैं। ठीक है, राइटिंग किसकी अच्छी है? जिसकी राइटिंग अच्छी है वो, और शुरू से जो क्लास कर रहे हो छोड़ना मत, अच्छे तरीके से लिखना और बाद में उसकी कॉपी मुझको दे देना। ठीक है, क्योंकि पढ़ाते समय राइटिंग बहुत खराब है, क्या मेरा राइटिंग उतना साफ नहीं है। चलो जिसका भी राइटिंग साफ है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाते समय, देखो पढ़ाते समय एक अलग रिदम होता है और लिखते समय एक अलग रिदम होता है। तो आप लोग लिखो, वो आगे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे हो सकता है कि उसका फिर से प्रिंटिंग अच्छे तरीके से प्रिंटिंग करवा करके एक नोट्स तैयार कर दूंगा जो आगे आप लोगों के काम आएगा, इसलिए मैंने बोला है। क्लास नोट ही है, यहाँ पे मैं किसी का पर्सनल नोट नहीं कह रहा, जो क्लास में लिखवा रहा हूँ मैं। ठीक है ना? जी सर। हाँ, तो वो एक प्रिंटेड नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। चलिए क्लास समाप्त करें। चला सर। क्या बोला आपने? आवाज नहीं है।